नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है और कॉमन भी है, बट लोग इसके लिए ज़्यादा अवेयर नहीं है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसके बारे में बहुत फैंसी टाइप डिस्कशन भी होने लगा है। ग्लूटेन फ्री डाइट वगैरह पे बात होने लगी है। वेस्ट में ज़्यादा कल्चर है ग्लूटेन फ्री डाइट को लेने, लोग आम आदमी भी खाने लगे हैं। तो जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है आज का सीलिएक डिजीज़, व्हीट एलर्जी यानी गेहूं से एलर्जी। अब वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि गेहूं की एलर्जी मतलब ये है कि जिस बेल्ट में हम रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में पूरा अगर ले लें, तो यहाँ पे गेहूं जो है वो स्टेपल डाइट है, मतलब मुख्य भोजन है। अगर हम अपनी डाइट से हम इसका ट्रीटमेंट में जो बोलते हैं कि गेहूं हटा दीजिए, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी को ये बोला जाए कि गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ें अब आप नहीं खाएंगे, यानी कि आप रोटी नहीं खाएंगे, अब आपको सिर्फ चावल खाना है, या मक्के की और बाजरे की रोटियां खानी है, गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे। तो घर में तो वो फिर भी प्रैक्टिस कर लेगा, लेकिन बाहर उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गेहूं से जो सारी चीज़ें बनती है, रोटी, पराठे, पूड़ी, बिस्किट, ब्रेड, ये सब बंद हो जाएगा फिर। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और ये अभी उतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस इस पे नहीं है। इसका इंसिडेंस कुछ स्टडीज़ जो आई हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया से, इट्स मोर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया एक्चुअली। साउथ इंडिया में कम है बिकॉज ऑफ सम रीजंस की थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस भी है, थोड़ा सा कल्चरल और डाइटरी डिफरेंस भी है कि साउथ और वेस्ट में जो है, ईस्ट साइड में मतलब कि राइस इज स्टेपल डाइट, रादर व्हीट एरिया जो है यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे व्हीट ज़्यादा स्टेपल डाइट है। तो इसका इंसिडेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अप टू द ट्यून ऑफ 1%, मतलब 100 में से हर एक इंसान को व्हीट एलर्जी है या हो सकती है, ऐसा डेटा है पूरा मेडिकल साइंस में। तो लगभग अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 140 करोड़ के आसपास है, और अगर हम रफली ले लें कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया को लें तो लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि 14 करोड़, 1% अगर लेंगे तो 14 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक व्हीट एलर्जी हो सकती है। सो बेसिकली व्हीट एलर्जी से होता क्या है फिर? मतलब आप गेहूं खा रहे हैं तो उससे एलर्जी है, और ये चीज़ जो है बेसिकली मेनली आपके इंटेस्टाइन को फ़र्क करती है। मतलब जो व्हीट है जाके जो इसके अगेंस्ट एलर्जी होती है, तो ये आपकी छोटी आंत जो है उसी में मेन जो है ये इफेक्ट डालती है। अब जब हम खाना खाते हैं, फूड फाइबर से आता है स्टमक में और एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर इकट्ठा होकर निकल जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका मेन काम है खाने के पचने के बाद एब्जॉर्ब करना, यानी सारे न्यूट्रिशंस जो है हमारे खाने के बाद, जितनी एनर्जी है, जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स हैं, जो कैलोरीज है, वो एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का है। और बिकॉज ऑफ एलर्जी कंपोनेंट, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो सबसे फाइन डिटेल वाली जो विलाई होती है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जहाँ से खाना एब्जॉर्ब होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है, जो विलाई, माइक्रो विलाई, वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ व्हीट एलर्जी, और ये डैमेज होने के कारण खाने का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। अब ये जो डैमेज प्रोसेस है ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी हो सकती है। अगर हल्की है तो एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है। और अगर वो डैमेज ज़्यादा हो गया है तो ब्लोटिंग, पेन और इसके डायरिया भी लगने लगता है, और उसके साथ में आपको डेफिशिएंसीज भी आने लगेंगी। सीवियर है तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आएगी, खून की कमी होने लगेगी, दूसरे विटामिन्स की कमी होने लगेगी, हाथ पैर में झिनझिनी होने लगेगी। और चूँकि ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है तो म्यूकोजल इंजरी के लक्षण ऊपर भी आने लगते हैं, मतलब मुंह में छाले आने लगेंगे। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि कई पेशेंट्स जो होते हैं इनको ये सिम्टम्स चलते रहते हैं लंबे समय, जैसे बार बार मुंह में छाले आना, गैस बनना, पेट का भारीपन रहना, बार बार पेट गड़बड़ होना, दस्त लगना, खून की कमी रहना, वीकनेस बनी रहना, चिड़चिड़ापन आना, झिनझिनी होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत कॉमनली लोगों में बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसका कॉज जो है वो नहीं मिलता। कई बार दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जांचें करा रहे होते हैं, कुछ कमियां आ रही होती है, लेकिन टू द पॉइंट रूट कॉज नहीं मिल रहा होता है। इसलिए मुझे लगता है वीडियो इंपॉर्टेंट है कि दिस व्हीट एलर्जी शुड बी अंडर स्क्रूटनी होना चाहिए, कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और जैसे मैंने अभी डिफाइन किया, इसका कॉज होता है मेनली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी जो है
वो कुछ इस तरह से होती है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो गेहूँ खाने से गेहूँ के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो एंटीबॉडीज़ क्रॉस उसके चलते हमारी कुछ हिस्से में डैमेज करती है, जिनमें मोस्ट कॉमनली हमारी इंटेस्टाइन होती है। तो हमारी ही एंटीबॉडीज़, हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करने लगती है। ये सारी एलर्जिक डिजीज़, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसे ही इनका मैकेनिज्म होता है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे तो वन शुड टेक प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री, और उनको जनरली फैमिली में होता है, आपको सिम्टम्स इसी तरह के डिस्पेप्सिया वाले, पेट की ब्लोटिंग, डायरिया, पेट दर्द, उसके साथ में माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि खून की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, ये सब मिलती है। तो डॉक्टर आपके सस्पेक्ट करते हैं और फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें एंटी-टीटीजी, ग्लाइडिन एंटीबॉडी, एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ये सब चेक किए जाते हैं। और इसको चेक करके ब्लड टेस्ट के साथ साथ जो है आपको कुछ टेस्ट और एडवाइस किए जा सकते हैं, जिनमें कि मेनली एंडोस्कोपी करके बायोप्सी लेना होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक सैंपल लेना होता है। उस सैंपल से अपन तय कर पाते हैं कि हाँ, अंदर डैमेज हो रहा है, और अगर ब्लड टेस्ट में वो चीज़ पॉजिटिव आ जाए तो ये कन्फर्म है कि अब आपको वीट एलर्जी है। अगर डायग्नोसिस बन गया सीलिएक डिजीज़, तो इसका ट्रीटमेंट है तो बहुत सिंपल, बट चूंकि हम इस बेल्ट में हैं जहाँ गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। ट्रीटमेंट है वीट मत खाइए, गेहूँ मत खाइए, यानी रोटी पे बैन लगा दिया जाता है, विच इज़ नॉट ईजी। यानी रोटी खाना बंद, गेहूँ से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। ये समझ लें कि गेहूँ का एक दाना भी अगर जाता है पेट में तो वो फिर से आपके पूरी एलर्जी को प्रेसिपिटेट कर देता है। तो आपको लगभग ऐसा समझ लें कि घर में ही अपनी एक चक्की बना के उसमें आटा पीस के फिर उससे बनी हुई चीज़ें खानी होती हैं। बाहर चावल खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकते। और जिस बेल्ट में हम रहते हैं वहाँ पे मार्केट की हर चीज़ में गेहूँ होगा, यहाँ तक कि आइसक्रीम से लेके समोसे, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, और जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, पानी पूरी, वटेवर इट इज़, आटे से ही बनती है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर ट्रीटमेंट यही होता है। तो सीलिएक डिजीज़, वीट एलर्जी कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, सिम्टम वेरी करते हैं। अगर मुंह के छाले, पेट की गैस, वीकनेस, खून की कमी इसका कारण नहीं पकड़ में आ रहा तो ये सस्पेक्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट और एंडोस्कोपी से इसका डायग्नोसिस बन सकता है, और सिंपल वीट से बच के पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट ग्लूटेन फ्री डाइट का आ रहा है, नॉन सीलिएक ग्लूटेन वीट एलर्जी भी है, कि इसमें इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते, बट वेग सिम्टम्स रहते हैं। और एक सिंपल ट्रायल लिया जाता है कि आपको गेहूं से बचने के लिए कहा जाता है, और अगर उससे इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उसका डायग्नोसिस मान लिया जाता है, और उसमें लंबे समय तक फिर वीट से बचने के लिए एडवाइस की जाती है, यानी ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहने के लिए कहा जाता है, और इससे इम्प्रूवमेंट भी मिल रहा है। आई होप ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत कॉमन भी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू। नमस्कार।